हाय गाइस, और ये है व्लॉग नंबर 2। और इसमें मैं बात करूँगा आर्ट ऑफ लर्निंग के बारे में। सीखने की कला कैसी है, तो कुछ मुझे रियलाइज़ हुआ है और वो मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में डिस्कस करूँगा कि हम लोग कोई भी चीज़ सीख क्यों नहीं पाते हैं। हमारे साथ गड़बड़ क्या हुई है बड़े होने में, या फिर हमारे परवरिश के दौरान क्या गड़बड़ हुई है कि हम बड़े होने से पहले हम कोई भी चीज़ आसानी से सीख लेते थे। एक बच्चे को देखो, वो हर चीज़ हंसते खेलते हुए सीख लेता है, चलना, दौड़ना, बोलना। लेकिन जैसे 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 हम बड़े होते हैं, हमारे लिए नई चीज़ें सीखना डिफ़िकल्ट क्यों होता जाता है। लाइक एक बच्चा आराम से एक लैंग्वेज बोलना सीख लेता है जो उसके माँ बाप बोलते हैं, स्पेशली अगर वो इंडिया में रहता है, और इंडिया में तो ढेरों लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। तो वो जिस भी रीजन में रहता है, उस रीजन के अकॉर्डिंग वो आसानी से अपने माँ बाप के द्वारा बोली जाने वाली लैंग्वेज जो है उसे आसानी से सीख लेता है, उस भाषा को। ओके, बट जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, वैसे वैसे हमें भाषा सीखना, किसी और भाषा को सीखना इतना मुश्किल होता जाता है। कोई खेल खेलना है वो हमें डिफ़िकल्ट लगता है, कोई न्यू स्किल हमें एक्वायर करनी है वो, उसमें हमें प्रॉब्लम होती है। तो हमारे साथ फंडामेंटली गलत कहाँ पर होता है, क्या गड़बड़ हो जाती है हमारी परवरिश के दौरान कि हमें हर चीज़ फिर मुश्किल लगने लगती है, हर चीज़ हमें हार्ड लगने लगती है, हमें किसी भी चीज़ में मज़ा नहीं आता, कुछ भी चीज़ सीखने में मज़ा नहीं आता, उल्टा हर चीज़ हमें बोझ लगने लगती है। ये चीज़ डिस्कस करूँगा मैं आज। ओके, तो आप लोगों को याद होगा, कई लोगों ने इनफैक्ट अगर आप मेरे एज ग्रुप के हैं तो कई लोगों ने एक गेम खेला होगा अपने बचपन के अंदर, मारियो आप लोगों ने ज़रूर खेला होगा, सुपर मारियो या फिर मारियो। ओके, तो आप लोगों को याद होगा कि आप जब उसमें से स्टेज बाय स्टेज गेम को क्रॉस करते हैं, लेवल 1 से लेवल 2 पे जाते हैं और लेवल 2 से लेवल 3 पे जाते हैं। तो जब आप लेवल 1 पे ही होते हैं तो बचपन में वो लेवल क्रॉस करना कितना हार्ड था, एक लेवल क्रॉस करना भी कितना हार्ड था, कितनी बार हम उसमें फेल होते थे। ख़ास तौर पे जब आपने पहली बार उस गेम को खेलना शुरू किया होगा, तो एक लेवल क्रॉस करने में कितना टाइम जाता था, कितनी लाइफ हमें रीप्ले करना पड़ता था उस गेम को। लेकिन आपको कभी दुख नहीं होता था उस चीज़ का, बल्कि आप और खुशी से, और पहले हारने के बाद, बहुत बुरी तरह से हारने के बाद, बहुत बुरी तरह से लेवल पे फेल होने के बाद, और भी ज़्यादा एंथुजियाज्म से उस लेवल को कंप्लीट करने में लग जाते थे। और फाइनली आप ट्राई करते 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 एक टाइम के बाद उस लेवल को कंप्लीट कर ही लेते थे। फेल होते 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 सक्सेसफुल हो जाते थे एक दिन आप, और तब आपको एक बड़ा अंदर से रिलीफ आता था कि फाइनली इतने बार हारने के बाद आपने उस लेवल को कंप्लीट कर लिया। यही बेसिक फंडामेंटल मिस्टेक है, यही बेसिक फंडामेंटल गलती है जो हमारे साथ हुई है। हम जैसे जैसे बड़े होने लगते हैं, वैसे वैसे हम फेलियर्स को बहुत सीरियसली लेने लगते हैं। जब आप मारियो के गेम में फेल होते हैं, या आप साइकिल सीखते समय गिर जाते हैं, या फिर आप चलते समय किसी छोटे बच्चे को देखते हैं वो बार बार गिरता है, तो वो उस गिरने को, उस फेलियर को बहुत सीरियसली नहीं लेता। उसके लिए वो एक फ़न है, वो हार जाना भी एक फ़न है। वीडियो गेम खेलना अपने आप में मज़ा आया, आप हार गए लेवल में, कोई बात नहीं, मैं दोबारा खेल सकता हूँ उसको, तो आप उस हार को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं, आपके आसपास के लोग आपको सिखाना शुरू करते हैं कि फ़ेल होना अच्छी चीज़ नहीं है, फ़ेल होना बहुत गलत चीज़ है। अगर आप फेल हुए तो आपकी लाइफ ख़राब है, आप किसी काम के नहीं हैं। यही सबसे फंडामेंटल मिस्टेक है। लाइफ के अंदर फेल होना बहुत ज़रूरी है। जो फेल नहीं होगा वो लाइफ के अंदर कोई भी चीज़ सीख नहीं सकता, किसी भी नई चीज़ को सीख नहीं सकता। और ख़ास तौर पे जो लोग फेलियर्स को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते हैं, वो नया कुछ अपनी ज़िंदगी में कर ही नहीं सकते। आप किसी भी, जिसे भी आप अपनी लाइफ के अंदर आप बहुत कामयाब आदमी मानते हो, आप उसके पास जाएंगे, वो आपको बताएगा। उससे पूछिए कि आप कैसे सक्सेसफुल हुए। तो आप किसी भी बिजनेसमैन, किसी भी ऐसे आदमी को जिसने अपनी लाइफ में कुछ भी बड़ा करा है, अगर आप उसकी लाइफ की स्टोरी उठा के पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो आदमी कामयाब होने से पहले हज़ारों बार फेल हो चुका है।
हज़ारों बार फेल हो चुका है, सिर्फ वो कामयाबी तक किस लिए पहुंच पाया, क्योंकि उसने उस हार को सीरियसली नहीं लिया। मैंने ज़्यादा लोगों के बारे में नहीं पढ़ा, लेकिन जैक मा जो हैं, अली बाबा के जो फाउंडर हैं, उनका मैंने एक इंटरव्यू देखा था और उन्हें ऑलमोस्ट जिस भी जॉब के लिए उन्होंने अप्लाई किया, इनफैक्ट उन्हें लास्ट में सिर्फ एक टीचर का जॉब मिला था, बट उनका ये कहना था कि मैंने जिस भी जॉब के लिए अप्लाई किया मुझे रिजेक्शन ही फेस करना पड़ा। इनफैक्ट मैं किसी भी जॉब के लिए सूटेबल था ही नहीं, मुझे किसी भी जॉब में रखा ही नहीं जाता था। उनका कहना था कि KFC जब चाइना के अंदर आई तो 26 लोगों को जॉब के लिए बुलाया गया था और 26 में से 25 को सिलेक्ट कर दिया, सिर्फ मुझे रिजेक्ट कर दिया। कैन यू बिलीव दिस कि 26 लोगों में से 25 को सिलेक्ट कर लिया सिर्फ डिलीवरी बॉय की नौकरी के लिए। KFC फास्ट फूड सर्विस है, इससे ज़्यादा तो उसके अंदर कुछ होता भी नहीं है, और डिलीवरी बॉय का जो काम है वो इतना ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। आपको जाना है, टाइम पे पहुंचना है, फूड सर्विस लेके अपनी जो खाना है उसको टाइम पे डिलीवर करना है। नो के मुश्किलें जो हैं वो बीच में आती रहती हैं, बट फूड डिलीवरी, कैन यू बिलीव दिस, फूड डिलीवरी सर्विस बॉय के लिए भी उस आदमी को रिजेक्ट कर दिया गया था। लेकिन फिर भी वो आदमी चाइना का सबसे अमीर और सक्सेसफुल बिजनेसमैन बना, सिर्फ किस वजह से? उनका यही कहना था कि मैंने फेलियर्स को सीरियसली लेना छोड़ दिया। लेकिन अगर आप इसी चीज़ को हमारी सोसाइटी के अंदर देखें तो हर चीज़ एक बोझ बन जाती है, हर चीज़ एक बोझ बन जाती है। क्यों? क्योंकि आपको फेल होना अलाउ ही नहीं है, आपको फेल होना अलाउ नहीं है, ये बर्दाश्त ही नहीं किया जाता अगर आप फेल हो जाएं तो। लेकिन प्रकृति का ऐसा नियम है कि अगर आप फेल नहीं होंगे तो आप कामयाब भी नहीं हो सकते, अगर आप नाकामयाब नहीं हो सकते तो आप कामयाब भी नहीं हो सकते। अगर आप शास्त्र उठा के पढ़ेंगे तो शास्त्र ऐसा कहते हैं कि ब्रह्मा ने को भी ब्रह्मा जैसी पृथ्वी चाहते थे। ब्रह्मा को क्रिएटर माना जाता है पृथ्वी का, या इस यूनिवर्स का, इस कॉस्मॉस का। तो शास्त्र ये कहते हैं कि ब्रह्मा जैसा कॉस्मॉस या जैसी पृथ्वी बनाना चाहते हैं तो वो एक बार में नहीं बनी थी, वो 8वीं बार में बनी थी। जब ब्रह्मा क्रिएटर, जिसको जो क्रिएटर गॉड है, ओके, ब्रह्मा जो हैं, उनसे अगर एक पृथ्वी, एक कॉस्मॉस एक बार में नहीं बन पा रहा है, आप ब्रह्मा से ज़्यादा इंटेलिजेंट तो नहीं हो सकते। आप ब्रह्मा में मानते हो ना मानते हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट मैं जस्ट फॉर अ रेफरेंस ये बात बोल रहा हूँ कि अगर क्रिएटर से एक बार में जैसा वो कॉस्मॉस चाहता है वो वैसा नहीं बन पा रहा है, तो आप एक बार में अगर परफेक्शन हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये कोरी मूर्खता है। और आप एक बार किसी चीज़ को ट्राई करते हैं, आपसे नहीं होती, आप तुरंत उसे छोड़ देते हैं, क्योंकि आप उससे मिलने वाले जो फेलियर है उसे आप कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले लेते हैं। आप सोच लेते हैं कि मैं तो नाकामयाब हूँ, मैं काम का नहीं हूँ, मैं नाकाबिल हूँ। जब आप मारियो के अंदर फेल हुए थे, जब आप मारियो में फेल हुए थे, क्या तब भी आपने इतना ही सीरियसली लिया था मारियो के लेवल को? नहीं, सॉरी, क्या इतना सीरियसली लिया था? नहीं लिया था। इनफैक्ट आपने क्या सोचा था कि नहीं कोई बात नहीं, हार गए लेकिन मज़ा आया, चलो दोबारा से खेलते हैं, है ना? हार गए कोई बात नहीं, मज़ा आ रहा है, दोबारा से खेलते हैं। तो ये काम आप लाइफ में नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी सोसाइटी फन लविंग आदमी को पसंद नहीं करती, ऐसे आदमी को पसंद नहीं करती जो हार को एक्सेप्ट करने को तैयार हो। हमारी सोसाइटी लोगों को सीरियस बनाना चाहती है, हालांकि सीरियस बनाने से होता कुछ भी नहीं है। जो लोग सीरियसली लाइफ को जी रहे हैं, उनसे अगर आप जाकर पूछें कि भाई आपको क्या हासिल हुआ, तो वो एक भी ढंग की चीज़ आपको गिना नहीं पाएंगे, एक भी ढंग की चीज़ आपको गिना नहीं पाएंगे कि उनको ये चीज़ सीरियसली जीने से हासिल हुई है। लेकिन फिर भी लोग आपको दिखाना चाहते हैं कि देखो मैं लाइफ के लिए कितना सीरियस हूँ, मैं कितने सीरियसनेस के साथ, डेड सीरियस होके लाइफ को जी रहा हूँ या इस काम को कर रहा हूँ। लेकिन आप देख नहीं रहे हैं कि आप उस काम को सीरियसली करने के चक्कर में आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर एक अजीब तरह का डर पैदा कर लिया है। डर किस तरह का? कि अगर मैं कामयाब नहीं हुआ,
अगर आपको लेट्स सपोज मारियो के एग्जांपल से ही समझाता हूँ, अगर आपको ये बोला जाता कि आपको ये लेवल जो है वो कंप्लीट करना है और पहली बार में ही कंप्लीट करना है, तो क्या आप मारियो को कभी कंप्लीट कर पाते? मारियो खेलना भी आपके लिए एक स्ट्रेस बन जाएगा अगर आपको ये बोला जाए कि यहाँ बैठो और आपको एक ही बार में इसको कंप्लीट कर देना, फेल होना अलाउड नहीं है। लेवल फेल होना जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तुम काम के आदमी नहीं माने जाओगे, तुम एकदम नाकारे निकम्मे माने जाओगे अगर ये पहली बार में कंप्लीट नहीं हुआ। तो मारियो का जो फन है ना वो खो जाएगा, छूमंतर हो जाएगा। मारियो की जगह आप कोई भी और गेम ले सकते हैं। आज के टाइम पे पबजी बड़ा चल रहा है, आप पबजी ले सकते हैं। आपको बोला जाए कि भाई पबजी के अंदर पहली बार आपको खेलना है और आप पहली बार में प्रो प्लेयर की तरह खेलना है आपको, या फिर मैं ऐसा बोलूँ चलो पबजी तो बड़ा गेम है तो चलो 1 महीना पकड़ लेते हैं, 1 महीने के अंदर प्रो प्लेयर हो जाना है आपको। बहुत मेहनत करो, रात दिन खेलो, लेकिन 1 महीने के अंदर प्रो प्लेयर हो जाओ। यही फंडामेंटल मिस्टेक हर जगह कर रहे हैं हम, अपनी लाइफ में भी कर रहे हैं। माँ बाप अपने बच्चों के, खुद भी ये चीज़ झेल चुके हैं, लेकिन फिर भी अपने बच्चों के साथ यही गलती रिपीट कर रहे हैं। वो उन्हें गलतियाँ करना अलाउ नहीं करते। लेकिन इस ज़िंदगी का बड़ा मज़ा ये है कि यहाँ जो गलती नहीं करता वो कामयाब हो नहीं सकता। छोटा बच्चा गलतियाँ कर कर के ही, हालांकि उसे गलतियों का सिर्फ फ़र्क कितना होता है छोटे बच्चे के साथ, उसे गलती का एहसास नहीं होता क्योंकि उसे ऐसा कोई बोलने वाला नहीं है। और दूसरी बात, उसे भाषा समझ में नहीं आती आपकी, वरना अगर उसे भाषा समझ में आती होती तो आप उसे भी इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के अंदर डाल देते कि भाई तू तो किसी काम का नहीं है, तुझसे तो चला नहीं जा रहा। तो छोटा बच्चा अपाहिज का अपाहिज ही रह जाता, वो कोशिश ही नहीं करता, उसके मन में इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता, हीन भावना पैदा हो जाती कि मैं छोटा हूँ, मैं कमज़ोर हूँ और मेरे बस की नहीं है चलना। छोटे बच्चे कभी चल ही नहीं पाते, वो तो ऊपर वाले की बड़ी कृपा है कि वो आपकी बात को समझ ही नहीं पाते। तो उन्हें जो करना होता है वो करते हैं, वो धीरे धीरे समझ पाते हैं, लेकिन जैसे ही वो समझना शुरू करते हैं वैसे ही उनके अंदर हीन भावना आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि आप उनकी तुलना करनी शुरू कर देते हैं आसपास के बच्चों से। जब बच्चे छोटे होते हैं, उन्हें भाषा का ज्ञान नहीं होता, तो वो अपनी तुलना होते हुए भी समझ नहीं सकते कि मेरी तुलना की जा रही है, तो उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपने मस्ती में मगन रहते हैं और जो उन्हें करना है वो करते रहते हैं। मिट्टी खानी है मिट्टी खाएंगे, ज़मीन पे लेट जाना है ज़मीन पे लेट जाएंगे, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता शर्मा जी का जो बेटा है वो कितना साफ़ सुथरा रहता है। अगर किसी बच्चे को ज़मीन पे लेटना है, मिट्टी खानी है, तो वो लेट जाएगा, वो मिट्टी खाएगा, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता शर्मा जी का बच्चा कैसा है। लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होने लगता है, उसे भाषा समझ में आने लगती है, तो उसे आपके ताने भी समझ में आने लगते हैं, जो आप उसे बहुत सटल फॉर्म में आप उसे ताने देते रहते हैं, आप उसे ताने मारते रहते हैं, तो उसे समझ में आने लगता है कि भाई मुझ में तो कुछ गड़बड़ है, मैं जैसा हूँ वैसा तो मैं अच्छा हूँ नहीं, मेरे माँ बाप को मैं पसंद ही नहीं हूँ, शर्मा जी का जो लड़का है वो ज़्यादा अच्छा है या लड़की है वो ज़्यादा अच्छी है। और फिर एक ऐसा दौर शुरू होता है जिसमें हम अपने आप से सेटिस्फाइड ना होके दूसरे की तरह बनने की कोशिश करते हैं, दूसरे की तरह नकल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बॉस, इस दुनिया में दूसरा होने का कोई भी तरीका नहीं है। इस दुनिया में सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा, विराट कोहली, यूसेन बोल्ट, माइकल फेल्प्स एक ही बार पैदा होते हैं। माइकल फेल्प्स की कॉपी नहीं बन सकती, सचिन तेंदुलकर की कॉपी नहीं बन सकती। अब उसके बाद जो पैदा होगा वो कोई और ही पैदा होगा, उसके बाद महेंद्र धोनी पैदा हो सकता है, उसके बाद विराट कोहली पैदा हो सकता है, लेकिन सचिन तेंदुलकर दूसरा नहीं बनाया जा सकता, माइकल जॉर्डन दूसरा नहीं बनाया जा सकता, जेफ बेजोस दूसरा नहीं बनाया जा सकता। अब बिजनेस की दुनिया में जो नया मिलियनेयर आएगा या बिलियनेयर आएगा या ट्रिलियनेयर जो भी आएगा, वो किसी और आइडिया के ऊपर काम करके मिलियनेयर बिलियनेयर बनेगा। वो गूगल को कॉपी करके नहीं बनने वाले, वो माइक्रोसॉफ्ट को कॉपी करके नहीं बनने वाले, या अमेजोन को कॉपी करके बिलियनेयर नहीं बनने वाले हैं। वो बिल्कुल नया रिवोल्यूशनरी आइडिया लेके आएंगे, इलॉन मस्क की तरह। ओके, तो यहाँ पर हर चीज़ एक ही बार क्रिएट होती है, ओरिजिनल चीज़ एक ही बार क्रिएट होती है, और हर बच्चा यहाँ पर ओरिजिनल है, वो अपनी ओरिजिनलिटी में पैदा होता है। लेकिन हम हर किसी को कॉपी कैट बनाने में तुले पड़े हैं। जो बच्चा है हम उसे
उसकी ओरिजिनलिटी में रहने नहीं देना चाहते। वो जैसा ओरिजिनली है हम उसे वैसा रहने नहीं देना चाहते। हम उसका तुलना कंटिन्यूसली किसी और से करते रहते हैं, और वही कंपैरिजन आपके बच्चे के दिमाग में ये चीज़ बैठा देता है कि मैं जैसा हूँ मैं वैसा नहीं हूँ, मैं वैसा अच्छा नहीं हूँ, मैं वैसा जैसा मुझे होना चाहिए था मैं वैसा नहीं हूँ। और उसके बाद फिर वो जैसा अगर कमज़ोर बच्चा है तो वो आपकी, अगर कमज़ोर बच्चा है, मेंटली कमज़ोर है, वो दब जाता है आपके क्रिटिसिज्म से, तो वो दूसरे की तरह बनने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर थोड़ा ताकतवर बच्चा है, जो कि बहुत कम होते हैं, तो वो रिबेलियस हो जाएगा। वो आपसे बात बात पे झगड़ेगा, आपसे बहस करेगा, लेकिन आपकी नहीं सुनेगा। जो थोड़े बहुत 1 या 2% मीन लेस देन 1 और 2% जो बच्चे होते हैं, जो समझदार एक्चुअल में पैदा होते हैं, वो सिर्फ आपको इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। ऐसे मोटी चमड़ी के जो बच्चे होते हैं ना, वो बहुत कम पैदा होते हैं इस दुनिया के अंदर। ज़्यादातर तो कमज़ोर चमड़ी वाले ही हैं जिनको आप इजीली मोल्ड कर सकते हैं, जो अपने आप से सेटिस्फाई रह जाएं। ऐसे लोग बहुत कम हैं, वरना तो हम किसी और की तरह बनने की ज़िंदगी भर कोशिश करते रहते हैं, और वो आप बन नहीं सकते, क्योंकि वो बनने का कोई तरीका है ही नहीं। असल में तो कैसे बनोगे, कोई तरीका है ही नहीं दूसरा और बनने का। आप अपनी यूनिकनेस में पैदा हुए थे, आपकी एक यूनिक पर्सनालिटी थी, आपका एक यूनिक कैरेक्टर था, लेकिन आप उस कैरेक्टर से सेटिस्फाई हैं नहीं। आप 24 घंटे किसी और की नकल करने में लगे हुए हैं। 24 घंटे आप किसी और की नकल कर रहे हैं। काइंड ऑफ यहाँ केस वही हो रहा है कि कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भी भूल बैठा। तो जब आप कौवे हैं तो कौवे की तरह चलो, क्या दिक्कत है कौवा होने में? कौवे का अपना चार्म है, हंस का अपना चार्म है। और ये वैसे प्रकृति में सुनाने के लिए ये कहानी है, लेकिन अगर आप नेचर में अपने आसपास, प्रकृति में अपने आसपास देखेंगे तो कोई कौवा हंस बनने की कोशिश नहीं कर रहा, ना कोई हंस कौवा बनने की कोशिश कर रहा है। कौवा कौवा बनकर खुश है, कौवा कौवा रहकर खुश है, और हंस हंस रहकर खुश है। ना कौवा हंस बनने की कोशिश करता है, ना हंस कुछ और बनने की कोशिश करता है। ये सिर्फ इंसानों के अंदर ये बीमारी है कि वो हमेशा जो हैं वो छोड़कर वो बाकी सब कुछ बनना चाहते हैं। तो आप जैसे हैं आप परफेक्ट हैं, आपको कुछ भी बदलने की ज़रूरत नहीं है। अपने अंदर ख़ास तौर पे दूसरे से कंपैरिजन करके आपको कुछ भी बदलने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपनी एबिलिटीज़ के ऊपर ध्यान देना है कि मेरी एबिलिटीज़ क्या हैं, और उन एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग अपना डेवलपमेंट करना है। दूसरे के कंपैरिजन में नहीं करना कि दूसरा अगर कोई अगर बहुत अच्छा चेस खेल सकता है तो आप देखिए आपको चेस में रुचि है या नहीं है। आप चेस खेल सकते हैं, उतना अच्छा नहीं खेल सकते, पर अगर नहीं खेल पाते तो आप ज़बरदस्ती चेस खेलने की कोशिश मत कीजिए। आपका दिमाग किसी और चीज़ में रुचि लेगा। आपको अगर दिमाग मिला है तो आपका दिमाग किसी ना किसी टॉपिक में इंटरेस्टेड ज़रूर होगा। आपको सिर्फ वो टॉपिक ढूंढना है कि मेरा दिमाग असल में किस चीज़ में इंटरेस्टेड है। लेकिन हम वो ढूंढते नहीं हैं, ज़्यादातर टाइम हम वो ढूंढते हैं ही नहीं, और क्योंकि हम उसे ढूंढते हैं नहीं तो हम अनफुलफिल्ड मरते हैं। ये कहना नहीं चाहिए, बट ये बड़े दुख की बात है कि 99% लोग इस दुनिया में अनफुलफिल्ड मरते हैं, अनसेटिस्फाइड मरते हैं, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं, पूरी की पूरी ज़िंदगी वो गुजार देते हैं किसी और की नकल करने की कोशिश में। वो नकल भी ठीक से हो नहीं पाती, क्योंकि वो प्राकृतिक तौर पर वो पॉसिबल नहीं है, या नकल होती नहीं है। एक ही पेड़ के 2 पत्ते एक जैसे नहीं होते, तो 2 इंसान कैसे एक हो जाएंगे? एक ही पेड़ के, एक ही ब्रांच के, एक ही टहनी के, एक ही शाखा के 2 पत्ते भी एक जैसे नहीं होते, तो 2 इंसान कैसे एक हो जाएंगे? वो दोनों इंसान अलग अलग हैं, लेकिन उनमें से कोई से ना कोई सा एक दूसरे की नकल करने में लगा रहता है। वो भी नकल हो नहीं पाती, और उसका अंजाम ये होता है कि
ज़िंदगी के अंत में आप पाते हैं कि आप सेटिस्फाइड हैं नहीं अपनी लाइफ से, और आप अनफुलफिल्ड और दुखी मरते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, गोलियां खाते हैं। और सबका, ऑलमोस्ट सबका यही हाल है, लेकिन कोई भी इस चीज़ को देखने को तैयार नहीं है। सब सिर्फ फिर भी कॉपी करने में लगे हुए हैं। खैर, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, तो इसको यहीं पर रोकते हैं, फिर कभी और हम डिस्कस करेंगे और कभी बात करेंगे। बाकी आप लोग, अगर कोई इसे देख रहा है वीडियो को और वो मेरे से कुछ इत्तेफाक रखता है या अपने कुछ बात शेयर करना चाहता है, तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकता है। मुझे बड़ी खुशी होगी आप लोगों के विचार सुन के भी, आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में। ओके, बट अपनी ओरिजिनलिटी को बनाए रखिए, दूसरों के कहने पर ना चलें, भले ही वो आपके माँ बाप क्यों ना हो। हाँ, आपको संघर्ष करना पड़ सकता है, लड़ना पड़ सकता है, तो लड़ें। मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि ये प्रकृति बनी इसी तरीके से। यहाँ अगर आपको कुछ चाहिए तो उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। अगर आपको खोखला संस्कारी बने रहना है अपने माँ बाप के आगे, तो आपको फिर अपनी ओरिजिनल पर्सनैलिटी का दाम चुकाना पड़ेगा, जो बहुत भारी कीमत है। और अगर आपको अपनी ओरिजिनलिटी बचाए रखनी है, तो इस फेक संस्कारी पने से आपको दूर रहना पड़ेगा। ये आदर्शवादी बनने की कोशिश ना करें, क्योंकि झूठा आदर्शवाद सिर्फ ढोंग पैदा करता है। झूठा आदर्शवाद सिर्फ ढोंग पैदा करता है। ढोंग समझते हो ना? सामने सामने तो सब हंस के दिखाते हैं, तारीफ करते हैं, लेकिन पीठ पीछे वही लोग आपको गालियां देंगे, आपकी बुराई करेंगे। बेसिकली इसका सिर्फ मतलब इतना ही है कि आपकी सच बर्दाश्त करने की जो क्षमता है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है नहीं। आप सच बर्दाश्त कर नहीं पाते, इसी वजह से लोग आपके मुंह पे सच बोलते नहीं हैं। और ये भी हमारी सोसाइटी का एक बहुत बड़ा फॉल्ट है कि हम आदमी को आधा चीज़ सिखाते हैं। हमने ये तो सिखा दिया कि सच बोलना चाहिए, सत्यमेव जयते, बड़ी बड़ी बातें कर दी, लेकिन ये तो सिखाना भूल ही गए कि सच बोलने के लिए सच सुनने वाला भी चाहिए। दो तरफ से बातें होती हैं, दो तरफ से, ये ऐसे कि सच अगर बोलना है तो सच को सुनने वाला भी तो चाहिए ना। अगर सच बोलने वाला है सोसाइटी के अंदर और सच सुनने वाली सोसाइटी नहीं है, तो ये 5 मिलके इसको मार डालेंगे। ये कभी भी कंफर्टेबल हो नहीं सकते इसके आगे, ये मार देंगे इसको। और यही होता है हमारी सोसाइटी के अंदर। हमारी सोसाइटी उन लोगों को बर्दाश्त करती नहीं है जो सच बोल देते हैं। हालांकि हर जगह यही सिखाया जा रहा है, माँ बाप बोल रहे हैं सच बोलो, स्कूल बोल रहा है सच बोलो, लेकिन अगर बच्चा कभी खड़ा होकर गलती से सच बोल देता है स्कूल के अंदर, तो क्या होता है? टीचर छोड़ती नहीं है, जान पे आ जाती है। बाय गॉड, खतरनाक सिचुएशन है। तो खैर चलो, कोई कमेंट हो तो आप बताना मुझे, बाकी चलते हैं, बाय बाय।